हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज इंस्टीट्यूट। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर। तो क्या आप सबने देखा है ट्रांसफार्मर? आपने अपनी सिटी के स्ट्रीट्स में, अपने गांव के स्ट्रीट्स में ट्रांसफार्मर जरूर देखा होगा। क्या आपने सोचा कभी ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो आइए इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ट्रांसफार्मर होता क्या? ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है? ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में चेंज कर देता है और हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में चेंज कर देता है। इनके फंक्शनलिटी के बेसिस पे ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। तो आइए जरा समझते हैं ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर लोअर वोल्टेज एट हाई करंट किसमें चेंज करेगा? हायर वोल्टेज में चेंज करता है। हायर वोल्टेज एट लो करंट में चेंज कर देता है। साथ में हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में चेंज कर सकता है। हायर वोल्टेज एट लो करंट को लोअर वोल्टेज एट हायर करंट में चेंज करता है ट्रांसफॉर्मर। अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूं कि ट्रांसफॉर्मर वर्क कैसे करता है, इसके वर्क करने का प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आपको म्यूचुअल इंडक्शन याद है? म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि जब हम किसी भी बैटरी कनेक्टेड कॉइल को, कोई भी ऐसी कॉइल जिसमें करंट पास कर रहा हो, किसी दूसरी कॉइल के पास ले जाके रख दें और अगर करंट की वैल्यू चेंज होती है तो सेकेंडरी कॉइल, जो दूसरी कॉइल है, उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन से समझ पा रहे होगे, ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, और दूसरी इसके अंदर होती है सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू ए सोर्स। प्राइमरी कॉइल क्या? इनपुट कॉइल है। यहाँ ये ऑलरेडी एक सोर्स से कनेक्टेड है। इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। इस कॉइल के अंदर ऑलरेडी एक करंट फ्लो कर रहा है। और जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये करंट की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाए, अगर हम करंट की वैल्यू में चेंज करें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ये जो हमारे दूसरी सेकेंडरी कॉइल है, इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज का मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और इसी बेसिस पे ये ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। तो ट्रांसफॉर्मर के दो काम है। एक तो लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में चेंज करना, और दूसरा हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में चेंज करना। इसी के बेसिस पे, इन्हीं फंक्शन के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं। आप समझते हैं ट्रांसफॉर्मर कौन से दो टाइप के? टाइप्स को पढ़ने से पहले हम जरा ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर बनाया कैसे जाता है? देखिए ट्रांसफॉर्मर को बनाने के लिए दो कॉइल्स की जरूरत पड़ती है। दो कॉइल्स की जरूरत पड़ती है जिसमें ये जो हमारे पास कॉइल है, ये कॉइल कनेक्ट होगी सोर्स से। किससे कनेक्ट होती है? सोर्स से कनेक्टेड होती है। मतलब ये ऑलरेडी किसी एसी से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एसी इनपुट, एसी इनपुट होगा। और ये जो हमारी कॉइल है, ये कनेक्टेड होती है लोड रेसिस्टेंस से। ये लोड से कनेक्टेड होती है। ये हमारे पास क्या है? एसी आउटपुट है। एसी आउटपुट। आपको इस बात को सुन के कि एसी ही इनपुट है, एसी ही आउटपुट है, एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी के लिए वर्क करता है। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए वर्क करता है।
सिर्फ एसी सप्लाई के लिए वर्क करेगा, डीसी के लिए ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करता। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एसी इनपुट, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल। ये हमारे पास है एक प्राइमरी कॉइल, एसी का इनपुट हो गया। ये है हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, दिस इज सॉफ्ट आयरन। ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, एसी आउटपुट, जहां पे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, इनका मतलब है कि दिस सॉफ्ट आयरन कोर इज लैमिनेटेड। लैमिनेटेड होता है सॉफ्ट आयरन कोर पे, लैमिनेशन करके रखते हैं। लैमिनेशन की क्या जरूरत है, ये चीज हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए पहला है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप अप का क्या मतलब है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर है जो लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में चेंज करेगा। इसका काम क्या है, ये लोअर वोल्टेज को, लोअर वोल्टेज एट हाई करंट को, लोअर वोल्टेज एट हाई करंट को ट्रांसफॉर्म करेगा हाई वोल्टेज एट लो करंट। इसमें ट्रांसफॉर्म करेगा लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करेगा, हायर वोल्ट में ट्रांसफॉर्म। देखिए जब भी मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करूंगा, हायर वोल्टेज में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कम से ज्यादा कर रहा है। अच्छा ऐसे ट्रांसफॉर्मर हमें मिलते कहाँ, ऐसे ट्रांसफॉर्मर हमें मिलते हैं हमारे घर के इन्वर्टर्स में, स्टेबलाइजर्स में। इन्वर्टर में 12 वोल्टेज, बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्टेज, और 12 वोल्टेज से वो 220 वोल्ट की सप्लाई कर रहा है। तो क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है, लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में चेंज कर रहा है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप्स की हमारे पास कॉइल्स होंगी। एक तो हमारे पास होगी प्राइमरी कॉइल और दूसरी हमारे पास होगी सेकेंडरी कॉइल। हमेशा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल is always much more than number of turns in primary coil। हमेशा सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। अगर मैं बात करूं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के सिंबल की मैं बात करूं, इसका सिंबल कैसा होगा, तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स कम। फिर हम इसके नीचे ड्रॉ करेंगे एक दूसरी कॉइल ड्रॉ करेंगे सेकेंडरी कॉइल, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा। तो ये है हमारे पास सिंबल किसका, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए सिंबल। आप इस विजुअलाइजेशन से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कम है। वहां से जब कोई भी करंट पास करेगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो काफी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाइड है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ईएमएफ इंड्यूस्ड उतना ज्यादा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हायर वोल्टेज एट लो करंट को लोअर वोल्टेज एट हाई करंट में चेंज करता है, लोअर वोल्टेज एट हाई करंट में चेंज करता है। मतलब सिंपली कोई भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में चेंज करता है।
अब ये अपोजिट काम कर रहा है। किसी भी, अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कॉइल्स में हमेशा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होंगे। अगर मैं सिंबल की बात करूं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए सिंबल, तो इसके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं ज्यादा, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा। फिर हम क्या ड्रॉ करेंगे, सेकेंडरी कॉइल ड्रॉ करेंगे, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कम। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ क्या है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। अब हमें पता है ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स कम तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगा। और ये ट्रांसफॉर्मर आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको अपनी सिटी की स्ट्रीट्स में, आपको अपने गांव की स्ट्रीट्स में, गांव के बाहर आपने ये स्ट्रीट्स में ऐसे ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे। आइए एक बार ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए वर्क करता है, सिर्फ एसी पे वर्क करता है। अब एसी, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता हो, जो अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता हो, और टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड हर जगह चेंज होता हो। करंट की वैल्यू हर जगह सेम होती है। देखिए, यहाँ मैक्सिमम होगी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ग्राफ कुछ ऐसा है, तो करंट की वैल्यू हर जगह डिफरेंट है, करंट की वैल्यू हर जगह डिफरेंट है, और ये अपनी डायरेक्शन भी रिवर्स कर रहा है। तो देखिए, यहाँ इस विजुअलाइजेशन को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास है प्राइमरी कॉइल जिसमें इनपुट है। प्राइमरी कॉइल में हमारे पास क्या है, इनपुट। प्राइमरी कॉइल है ये हमारे पास, और प्राइमरी कॉइल में यहाँ पे इनपुट सोर्स को हमने कनेक्ट किया, एसी वोल्टेज को कनेक्ट किया हुआ है। अब जब इस कॉइल में ये करंट फ्लो करेगा तो कॉइल की पोलरिटी चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। ये एक ऐसा करंट है जिसकी डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। और डायरेक्शन जब रिवर्स हो रही है मतलब इस कॉइल की पोलरिटी चेंज हो रही होगी। पोलरिटी चेंज होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज तो दूसरी सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस। इस तरीके से वर्क करता है ये ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मर का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, वो हम आइए समझ लेते हैं। तो आपको याद होगा फेराडे लॉ, आपको याद होंगे फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई। तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? फेराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई, नंबर ऑफ टर्न्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर मैं यहाँ सेकेंडरी कॉइल के लिए बात करूँ, फॉर सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, तो देखिए इसके लिए मैं बोल देता हूँ ES, यानी कि EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। कितना होगा EMF इंड्यूस्ड, माइनस के नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, NS, डी बाई डी टी ऑफ फाई S, मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है, जितना फ्लक्स में चेंज, वही हमारे पास क्या होगा, EMF इंड्यूस। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ। और देखिए, अगर मैं प्राइमरी कॉइल के लिए बात करूँ, और प्राइमरी कॉइल, अब देखिए अब तक आप सेल्फ इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा। जिस कॉइल में करंट फ्लो करता है
उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, सेल्फ इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल। इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। तो अब आप एक चीज समझिए कि अगर अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूं आपसे, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होगा? एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें जितना इनपुट दें, जितनी पावर इनपुट दें उतनी ही पावर आउटपुट मिल जाए, कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल के। दोनों कॉइल के लिए बराबर फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूं इक्वेशन सेकंड से, तो देखिए हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू माइनस के एन एस डी बाई डी टी ऑफ फाइव एस डिवाइडेड बाई माइनस के number of turns in primary coil np d by dt of phi p, यानी कि फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल। अब देखिए दोनों फ्लक्स इक्वल है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिलेगा ई एस अपॉन ई पी, यानी कि रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल टू द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल will be equals to number of turns in secondary coil divided by number of turns in primary coil। ये एक important expression है हमारे पास। अच्छा, अब ये जो हमारे पास रेशियो है number of turns in secondary coil to the number of turns in primary coil is called as transformer ratio, और इसका सिंबल होता है स्मॉल आर। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर रेशियो, सिंबल है इसका आर। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल divided by number of turns in primary coil, which is also equals to transformer ratio R, which is also equals to transformer ratio R। मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। आइए कुछ और बातें करते हैं। तो देखिए अगर मैं किसी भी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करूं और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज मच मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और आपने साथ में ये भी पढ़ा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मोर, वोल्टेज ज्यादा होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड सेकेंडरी कॉइल इज मच मोर देन ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, आर कैसा आ गया? 1 से बड़ा नंबर आ गया। आर हमारे पास कैसा होगा? ट्रांसफॉर्मर रेशियो किसी भी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए 1 से बड़ा होता है। अगर यही बात हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए करें और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए यही बात करें तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में
ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा होगा देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। और जब ऐसा होगा तो इस बात का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो आर विल बी स्मॉलर देन, ट्रांसफॉर्मर रेशियो 1 से कम होगा। न्यूमरेटर छोटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो रेशियो कैसा आएगा? 1 से कम रेशियो आएगा। आई होप आप ये बातें समझ पाए होंगे। तो आइए एक चीज और पढ़ते हैं। अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की ही बात करूं तो अभी मैंने आपको एक बात बताई कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो जिसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल, जिसमें क्या हो, इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल्स टू आउटपुट पावर, जितना इनपुट पावर उतनी ही आउटपुट पावर जिसकी। तो पावर आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा? आपने पढ़ा है पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई करंट, V इंटू आई। तो इनपुट पावर यानी कि प्राइमरी कॉइल की बात चल रही है, तो इनपुट पावर कितनी होगी? ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाई करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आउटपुट पावर यानी कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ मल्टीप्लाई बाई करंट इन सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे होंगे। अब अगर मैं ईएमएफ को एक तरफ कर लूं और करंट को एक तरफ कर लूं तो मुझे ऐसा मिलेगा यहां से, करंट इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। और ई एस अपॉन ई पी, ये तो अभी आप पढ़ रहे हो, दिस इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो मैं यहाँ से एक बात मिली कि ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल is equals to number of turns in secondary coil divided by number of turns in primary coil, which is also equals to current in primary coil divided by current in secondary coil, and this all is called transformer ratio। इस सबको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। आई होप आप ये बातें अच्छे से समझ गए। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसकी अच्छी प्रिपरेशन करें। अब देखिए, जब यहाँ कोई भी ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं होता, मतलब हर एक ट्रांसफॉर्मर में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होते हैं। तो क्या क्या लॉस होते हैं एक ट्रांसफॉर्मर में, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉस है हमारे पास कॉपर लॉस। तो व्हाट इज कॉपर लॉस? देखिए, ट्रांसफॉर्मर बना है कॉपर की कॉइल से, कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की कॉइल से, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स। सेकेंडरी कॉइल्स जो है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल कॉपर से बनी हुई। अब इसकी वाइंडिंग में कॉपर है, कंडक्टर, वाइंडिंग में क्या है? कॉपर है, कंडक्टर। कंडक्टर के पास अपना रेजिस्टेंस होगा, और जब उस कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा, जब उस कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस करेगा अपोज, और रेजिस्टेंस अपोज करेगा, इसका क्या मतलब है? उस कंडक्टर में हीट जनरेट हो जाएगी, उस कंडक्टर में हीट जनरेट हो जाएगी, और हीट एनर्जी की फॉर्म में यहाँ कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, हीट एनर्जी की फॉर्म में यहाँ कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इस कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कुछ ऐसा करें कि रेजिस्टेंस कम हो जाए। मतलब कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉपर लॉस को कम से कम करने के लिए हम थिक कॉपर वायर्स का यूज करेंगे, थिक कॉपर वायर्स का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जितना थिक वायर्स उतना कम रेजिस्टेंस, जितने थिक वायर्स उतना कम रेजिस्टेंस। तो थिक कॉपर वायर्स को यूज करते हैं हम, थिक कॉपर वायर्स को यूज करते हैं कॉपर लॉस को कम करने के लिए।
कॉपर लॉस आपको समझ है क्या कॉपर लॉस है? वाइंडिंग में जो हीट एनर्जी, जो कंडक्टर में, जिस कॉइल्स में जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, वो हीट एनर्जी का लॉस ही कॉपर लॉस। आइए दूसरा लॉस है हमारे पास फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस, अब ये फ्लक्स लॉस क्या है? देखिए, फ्लक्स लॉस, अगर मैं किसी भी कॉइल की बात करूं, अगर मैं किसी कॉइल की बात करूं तो कॉइल हमारे पास दो है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। कॉइल कैसे बनाई गई? इस तरीके से कॉइल बनाई गई। अब इस कॉइल को जब हम यहां से बाहर निकालेंगे तो इसके सभी सर्कल्स, ये जो सभी सर्कल्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सब का डिफरेंट होगा। देखिए कॉइल बिगड़ भी गई, तो इन सब का एरिया ऑफ कॉइल डिफरेंट हो जाता है। मतलब सभी टर्न्स में एग्जैक्टली सेम एरिया नहीं होगा, किसी में एरिया कम तो किसी में एरिया ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स किसी टर्न से ज़्यादा पास हो रहा होगा, किसी से कम पास हो रहा होगा, और इसी को हम कहते हैं फ्लक्स लॉस। तो फ्लक्स लॉस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्लक्स लॉस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, इस लॉस को कम से कम करने के लिए हमेशा शेल कोर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। शेल कोर वाइंडिंग। अब ये शेल कोर वाइंडिंग क्या है? शेल कोर वाइंडिंग का देखिए मतलब ये है, मैं इस तरीके से कॉइल बना लूं, एक किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर पे इस तरीके से कॉइल बना लूं, और इस कॉइल को इस सॉफ्ट आयरन कोर के समेत ही ट्रांसफॉर्मर में लगा दूं। इस कॉइल को इस तरीके से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट आयरन कोर के समेत ही ट्रांसफॉर्मर में लगा दूं, तो इस इन सभी टर्न्स का एरिया खराब नहीं होगा और फ्लक्स लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लॉस है दैट इज एडी करंट लॉस। एडी करंट्स लॉस। एडी करंट लॉस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एडी करंट्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, जैसे अभी आपने ट्रांसफॉर्मर की एक पिक्चर देखी, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है। तो ट्रांसफॉर्मर की बॉडी है, ट्रांसफॉर्मर की बॉडी किससे बनी है? कंडक्टर से बनी है। ट्रांसफॉर्मर की बॉडी किससे बनी है? कंडक्टर से बनी है, मेटल प्लेट से बनी हुई है। अब क्योंकि मेटल प्लेट्स के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मेटल प्लेट्स भी कहाँ रखी है? प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में। अब मेटल प्लेट्स के लिए भी मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस बात का मतलब है कि मेटल प्लेट्स में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट सेटअप हो जाएगा, और ऐसे करंट को हम कहते हैं एडी करंट्स। ऐसे करंट को क्या कहते हैं? एडी करंट। तो ये भी तो करंट का लॉस हो रहा है, ये भी तो करंट का लॉस हो रहा है। जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की बॉडी है उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसमें भी करंट सेटअप हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा? उस करंट का लॉस होगा। एडी करंट्स क्या है? एडी करंट्स है करंट्स set up due to EMF induced in metal sheets, in metal sheets। metal sheets कौन सी? आउटर कवरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की आउटर कवरिंग में जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे? एडी करंट कहेंगे। और एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया जाता है। लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया जाता है।
मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास शेल है, जो कोर है, जो आयरन कोर है ट्रांसफार्मर का, उसको हम लेमिनेटेड रखते हैं। तो लेमिनेटेड इसीलिए रखते हैं जिससे कि वहां ईएमएफ इंड्यूस ना हो। मेटल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब लेमिनेटेड शीट्स तक ही रह जाएंगी तो मेटल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड शीट्स का यूज करते हैं एडी करंट्स लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया हो।